जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क स्टार्ट किया गया है इसके डे 6 को। तो अभी तक हमने आप सभी के लिए डे 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया, उसका हमने आपके प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये जो है होमवर्क सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। और पहला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों G20 के जो 19वें शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन रिसेंटली कहाँ किया गया, तो ब्राजील में किया गया। कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील में किया गया है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों ब्राजील एक शहर कौन सा है? रियो डी जनेरियो। कहाँ पे? रियो डी जनेरियो में इसका मतलब कि इसका आयोजन किया गया है। इसे अभी आप लोग ध्यान रखेंगे किस क्रम का था, तो 19वें क्रम का था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि G20 की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों G20 जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना किया गया था। 2000 तक यहाँ पे कह रहा है कि 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी G20 2023 में जो हुआ था इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? इंडिया में, यानी कि भारत के मंडपम में जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 जो है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 105वां रैंक है। कितना? 105वां स्थान भारत को मिला है अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में। और हम बात करते हैं कि HDI जो मानव विकास सूचकांक है HDI, ये जो है इसको कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। कौन? UNDP के द्वारा HDI जारी किया जाता है। और दोस्तों जो HDI होते हैं इसके जारी करने के कितने आधार होते हैं? तो 3 आधार होते हैं। कितना? 3 आधार पर HDI को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत का स्थान जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास? तो 134वां स्थान है भारत का है HDI में। ठीक है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना स्थान है भारत का? तो 159 जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का वर्तमान में स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया में हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। यानी कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, यानी कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में इसे घोषित किया है। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को किस रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो 38वीं समांतर रेखा दोस्तों है, 38वीं समांतर रेखा 38वीं अक्षांश रेखा जो है इसके तहत उत्तरी कोरिया है और दक्षिण कोरिया जो है वो अलग होता है। अगला प्रश्न क्या है कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है। तो बेल्ट एंड रोड पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड की शुरुआत की गई है। इसमें एक होता है कौन सा? CPEC जो कॉरिडोर है इसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है। दोस्तों जो कौन सा देश है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से मना कर दिया है उस देश का नाम क्या है? तो ब्राजील जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है। तो ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप की जो संप्रभुता है ये किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को इसको सौंपने की घोषणा की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों जो चागोस द्वीप समूह है ये किस महासागर में स्थित हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा ये आपके हिंद महासागर में स्थित हो जाएंगे। कहाँ पे? हिंद महासागर में आपके चागोस द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आपको हम करंट अफेयर्स क्लास में बताए थे ओरंगुटान के बारे में। तो कह रहे हैं कि पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों वो देश कौन सा हो जाएगा? उस देश का नाम क्या होगा? मलेशिया। किसने लिया है? तो मलेशिया के द्वारा ये विचार लिया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो पाम ऑयल उत्पादक देश हो जाएगा उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश होगा। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार किया है। दोस्तों पेरिस समझौता से हटने का विचार किया है किसने? तो दोस्तों अर्जेंटीना ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अर्जेंटीना ने किया है। पेरिस समझौता से हटने का विचार किया है अर्जेंटीना। यहाँ पे आंसर होगा। ये दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि COP21 का आयोजन कब किया गया। दोस्तों COP21 जो है ना, इसका आयोजन कब किया गया था, ये इसी को बोलते हैं पेरिस समझौता, इसी में हुआ था। ये 2015 ईस्वी में किया गया था। कब? 2015 ईस्वी में किया गया था। आप तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। तो पेरिस समझौता के तहत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा कौन सा? ISA सौर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना होती है कब? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 2015 ईस्वी में। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? यहाँ पे गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में इसकी स्थापना होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे थे। तो अभी रिसेंटली दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस बार दोस्तों किस क्रम का था? 76 क्रम का गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया गया है। और इस वक्त जो थे हमारे देश में जो अतिथि थे वो कौन आए थे, उनका नाम था सुबियंतो, ये प्रबोधो सुबियंतो। क्या नाम था? प्रबोधो सुबियंतो इसका नाम था। इनका नाम था प्रबोधो सुबियंतो। ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, ये आपके कहाँ हो जाएंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे, जो इस बार के रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए थे अतिथि के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, इसका आयोजन जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये UNO के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, UNO के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बात करेंगे यूएनओ का, इसकी स्थापना कब होती है। तो 24 अक्टूबर 1945 में आपके UNO की स्थापना होती है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनिट डे के रूप में भी मनाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में आपके क्या हो जाएंगे, यूएनओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके जो हेड होंगे वर्तमान में, वो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, जो कहाँ के हैं। तो दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस हैं आपके आपके पुर्तगाल के हो जाएंगे। कहाँ के? पुर्तगाल के हो जाएंगे। इतनी बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों के संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं, दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 देशों के लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। उसका नाम क्या होगा? पहला तो दोस्तों USA, यानी कि अमेरिका। दूसरा दोस्तों कौन सा हमारे पास है, तो दूसरा देश हमारे पास यूरोपियन यूनियन है। और तीसरा दोस्तों कौन हमारे पास है, तो ब्रिटेन है। ठीक है, इन तीनों देशों ने AI समझौता पर क्या क्या हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये था PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये योजना है PM गरीब कल्याण योजना। इसी को 2024-25 में सर्वाधिक व्यय के रूप में देखा गया था। और उसकी इसकी शुरुआत कब होती है, तो मार्च 2020 में इसकी शुरुआत होती है। कब? मार्च 2020 में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें कितने खर्च किए जाएंगे, तो 0.25 करोड़ जो है यहाँ पे लाख करोड़ राशि इसमें खत्म किए जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो विश्व की है दोस्तों, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, यह है जनधन योजना। कौन सी है? जनधन योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना हो जाएगी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2014 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था जनधन योजना का। पर्वत चोटी है, महाबलेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से हो जाएगा। तो दोस्तों इसका संबंध आपके पश्चिमी घाट से हो जाएगा। किससे? तो इन सभी का संबंध आपके हो जाएंगे पश्चिमी घाट से, इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होंगी, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों कुल कितने हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में टोटल हमारे पास 12 है। ठीक है, कौन सा? 12 मध्य प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश कितना दोस्तों? 12 है। और दोस्तों टोटल इंडिया हम बात करें अगर पूरे भारत में कितने हैं, तो भारत में टोटल कितने हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और 106 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा होगा, रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है, असम राज्य में हमें देखने को मिल जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई का पहला केंद्रीकरण कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो आरबीआई का जो पहला केंद्रीय कार्यालय है इसको कहाँ खोला गया था, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में खोला गया था। उसके बाद जो है अब वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों, तो वर्तमान में मुंबई में इसको शिफ्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को कब निश्चित किया गया था। तो दोस्तों जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा है इसको कब निश्चित किया गया था, खत्म किया गया था। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना होगा, इसको जो है 1977 ईस्वी में मोरारजी सरकार द्वारा, जो थे प्रधानमंत्री उस वक्त, उनके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको लगाया कौन थे, तो 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी द्वारा, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसी के समय में मीसा कानून को लगाया गया था। और इंदिरा गांधी के बाद कौन बने प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई बने थे। तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा जो है ना मीसा को 1970 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन सी हो जाएगी, घाघरा। कौन सी है, घाघरा नदी जो है सबसे बड़ी जो है आपकी कौन हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएंगी, किससे, बाईं ओर से मिलने वाली। और दोस्तों हम बात करें कि दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, सहायक नदी, तो दाईं ओर से कौन हो जाएगी आपके पास, तो आपको ध्यान रखेंगे यमुना। कौन सी, यमुना नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो घाघरा नदी है, घाघरा से गंगा कहाँ मिलती है, तो बिहार के छपरा जिला में घाघरा में क्या कहते हैं, गंगा मिलती है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था। तो विश्व में जो पहला गणतंत्र था ये किस महाजनपद में स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी, उसमें किया गया था। और या तो आप उसकी राजधानी कहाँ पे थी, वैशाली में थी। ठीक है, या नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे लिच्छवी में। कहाँ पे, लिच्छवी जो थी, लिच्छवी, ये विश्व की सबसे बड़ी जो है ना, मतलब कि पहला गणतंत्र था लिच्छवी गणराज्य का। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं। दोस्तों जीवाणु जनित वह बीमारी कौन सी, जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं, आंत का बुखार या फीवर बोल सकते हैं। दोस्तों वो किसे बोलते हैं, ये होता है कौन सा, टाइफाइड। ठीक है, क्या होता है, टाइफाइड जो बीमारी होता है इसे दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, आंत ज्वर कहते हैं, आंत ज्वर कहते हैं। इसके जीवाणु कौन से हो जाएंगे, तो साइमोनेला टाइफी, साइमोलेना टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है इसी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफी। ठीक है, और दोस्तों इसको हम टेस्ट जो करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड को चेक करने वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न कितनी विभूतियों को नवाजा गया था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत रत्न अवार्ड की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में भारत रत्न की अवार्ड की स्थापना होती है। और उससे पहली बार जो है 3 व्यक्तियों को मिला था। पहली बार पहला का नाम दोस्तों क्या था, तो उनका नाम था पहला का राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था। ठीक है, इसके साथ ही मिला था किसको, सीवी रमन को, डॉक्टर सीवी रमन को भी मिला था ये अवार्ड, सीवी रमन को मिला था। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो कौन, राज गोपालाचारी। ठीक है, यानी सी राज गोपालाचारी, राज गोपालाचारी जी को, इनको मिला था। ये 3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। 1954 में स्थापना होती है। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। तो दोस्तों उनका नाम क्या था, तो पहला का नाम क्या था, माराबियो। क्या था, माराबियो पहला का नाम था। और दूसरा दोस्तों नाम क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे, उनका नाम था ओबिसियस। क्या था, ओबिसियस नाम था, ओबिसियस नाम था। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग नंबर जो 7 है इसको जो है किस संविधान संशोधन पर हटा दिया गया है, यानी कि 7वें संविधान संशोधन का जो है ना भाग नंबर 7 को हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि तिब्बती गुरु धर्म गुरु दलाई लामा ने
भारत में शरण कब लिया था? तो दोस्तों ये शरण लिए थे 1959 ईस्वी में इन्होंने शरण लिया था, और इसी के चलते जो है ना 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, इसमें चीन की जीत हो जाता है, भारत इसमें हार जाते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होते हैं इसके संवैधानिक प्रधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद में संवैधानिक प्रधान होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और जिसको वास्तविक जो होते हैं कौन होते हैं? अगर हम वास्तविक की बात करें, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं। बाकी संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन होंगे? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास? आप लोग ध्यान रखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क होंगे। क्या नाम उसका है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और हम दूसरा बात करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा कौन सा? सैडल पीक, ठीक है। कौन सा? सैडल पीक होगा सबसे छोटा। ये कहाँ पे है? तो आपके अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बौद्ध तथा जैन धर्मों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर अवस्थित हैं? दोस्तों आपको पता है कि जो महाजनपद कितने हैं? टोटल 16 महाजनपद है। इसमें ऐसे 2 महाजनपद है जिसका नाम क्या है? कंबोज, ठीक है। एक है कंबोज और एक है गंधार। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जो बाहर से बाहर स्थित हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में जो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों कौन सी? गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि अन्नोदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वही दोस्तों योजना कौन सी हो जाएगी? तो पीएम, इसका नाम क्या है? गरीब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, कल्याण अन्न योजना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? तो जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं दोस्तों, ये किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से इसका जो है इसका सिक्रेशन होता है, यानी कि इसका स्राव होता है एड्रिनल ग्रंथि से, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और उसके कहाँ पाया जाता है? तो इसकी लोकेशन तो किडनी के ऊपर, कहाँ पे? किडनी के ऊपर में ये स्थित होता है। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि, इस बात को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न क्या है कि भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया था? तो 1991 में आर्थिक सुधार को क्या कहता है? जन्म दिया था, एलपीजी को लेकर के। और दोस्तों इसका आर्थिक सुधार के जनक कौन हो जाएंगे? तो इसके जनक कौन हो जाएंगे? रिसेंटली जब उनके जो पीएम थे, पीएम मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी जो रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है, कब हुई है? 26 दिसंबर 2024 को इनका डेथ हुआ है। यही क्या थे? इनके जनक थे, किसके? आर्थिक सुधार के। और इस वक्त जो ये कौन थे दोस्तों? इस वक्त थे ये वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। और इस वक्त पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे इस वक्त कौन थे? वो यहाँ के देश के क्या हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान कौन सा है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका 13वां स्थान है। कौन सा? 13वां स्थान है बिहार का सभी केंद्र शासित और राज्य को मिलाकर के, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये स्वीकार किया था 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर पूछा है कि कब पेश किया गया था, अगर तो पेश कब किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था। लेकिन दोस्तों बात करेंगे कब उसको स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्टिंग किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों संविधान की जो अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्टिंग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो है ना इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान जो था दोस्तों वो मूल रूप से किस भाषा में था? तो मूल रूप से था आपके पास इंग्लिश भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था। लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया था, रूपांतरण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बसंत कृष्ण जी के द्वारा किया गया था, ठीक है,
बसंत कृष्ण जी के द्वारा जो है ना इसे हिंदी में रूपांतरित ट्रांसलेट किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, प्रत्यक्ष रूप से किया गया था प्रांतों की विधानसभा चुनाव को। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुनाव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? यानी कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तो संविधान सभा में कितने सदस्य वहां पर हो जाएंगे? देखिए, जब हम कैबिनेट की बात करते हैं ना, कैबिनेट की, तो कैबिनेट दोस्तों कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 थे। ठीक है, अब आजादी के समय में दोस्तों कितने थे इसमें सदस्य? आप लोग ध्यान रखेंगे, वो 299 सदस्य थे। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें कि अंतिम बैठक में कितने सदस्य हो जाएंगे, तो अंतिम बैठक की हम बात करें कि इसमें कितने सदस्य होंगे, 284 सदस्य यहाँ पे हो जाएंगे। आप उसे याद करिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? HD हार्डगवार थे। HD हाई क्या नाम था इसका? हाइवर। HD हाइवर थे। क्या थे? HD हाइवर थे। और जो मौलिक कर्तव्य को किस समिति का शामिल किया गया था, तो वो पूछा जाए कि किस समिति का शामिल किया गया था, वो समिति का नाम क्या था? तो उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो विभाजन के उपरांत जो पुनर्गठित संविधान सभा थी, इसमें डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये बम्बई से क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कहाँ से? बम्बई से। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने जो BR अम्बेडकर की जो अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया था, वो कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो है इन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन किया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो हैदराबाद के निजाम ने इसमें जो है ना भाग लेने से मना कर दिया था। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो अभी हम तो आपको बताए थे दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है, इस योजना के तहत जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई थी, वो 389 निश्चित की गई थी। कितनी? 389 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान में निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 1895 में प्रस्तुत किया गया था। और किनके द्वारा दोस्तों? तो स्वराज विधेयक के द्वारा। ठीक है, स्वराज विधेयक के द्वारा पहली बार से जो है ना संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा में जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? फ्रैंक फ्रेजर। क्या नाम था उनका? फ्रैंक फ्रेजर के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान सिद्धांत है, ये भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से इसे लिया गया है। और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था ये भी आपके कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से संविधान सभा दोस्तों कितने समय तक रही थी? तो इसका एग्जैक्ट समय क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष 1 माह और कितना दिन? 16 दिन रहा था। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का समय लगा था इसमें करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में किया था? तो दोस्तों ये कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन में। कौन था? फैजपुर अधिवेशन में था। फैजपुर अधिवेशन। और दोस्तों फैजपुर अधिवेशन की हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है? तो कांग्रेस का एक गांव में होने वाला एकमात्र जो अधिवेशन था, वो कौन था? फैजपुर अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित नेहरू द्वारा जो है ना इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। क्या है कि
निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे, जिनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान में किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है दोस्तों? तो भाग का नाम क्या हो जाएगा? भाग 4 में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य या प्रस्तावना में इसे घोषित किया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? दोस्तों जो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर, वो कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये हुआ था जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में ये हो जाता है। ठीक है, और उसमें कुल कितने लोग थे? तो 3, 8, 9 लोग इसमें शामिल थे, प्रतिनिधि शामिल थे। बी.एल. मित्र की जगह पर किसे प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया था? दोस्तों आपको पता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को लगा करके 7 सदस्य थे। इसमें एक बी.एल. मित्र भी थे। इनका आकस्मिक निधन हो जाता है। इसके बाद इसके जगह पर जो थे एन माधवन को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, आप तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान सही कौन सा है? तो द्वैध शासन नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था, बिल्कुल सही दे रखा है। सहायक सैनिक नीति जो है वो लॉर्ड ब्लेचली के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। और व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही दे रखा है। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों 1764 में जो बाद बंगाल का गवर्नर कौन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वो था विंस्टार्ट। कौन था? वेंसीटार्ट जो था, वेंसीटार्ट हो जाएंगे बक्सर के बाद बंगाल का गवर्नर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामत यानी कि सूबेदारी भी प्राप्त किया था? दोस्तों कौन सा होगा? मीर कासिम। कौन सा? मीर कासिम इसका आंसर होगा। कौन सा? मीर कासिम। और दोस्तों मीर कासिम ने बंगाल का राजधानी कहाँ चेंज किया था? मुंगेर में चेंज किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? एम पर्रिकर। कौन था? एम पर्रिकर ने इसे खुली और लूटपाट की संज्ञा दी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न का, कह रहा है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ में करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सर्वप्रथम जो सहायक संधि जो है ना, इसकी प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ में करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों फ्रांसिस डुप्ले को है। किसको? फ्रांसिस डुप्ले को है। फ्रांसिस डुप्ले को है। फ्रांसिस डुप्ले को है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? दोस्तों डलहौजी ने जो भारतीय राज्यों को हड़प नीति के तहत कितने श्रेणी में बांटा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कितने श्रेणी थे? इसमें टोटल 3 श्रेणियों में से बांटा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? तो दोस्तों वो था कौन सा? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की ओर, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू हुई थी दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो रिंग्स ऑफ जो फेंस है, इस नीति का संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों को ध्यान रखना होगा, वारन हेस्टिंग्स से इस नीति का संबंध हो जाएगा। भारत के प्रति ब्रिटेन के ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? तो दोस्तों वो था एक्ट कौन सा हमारे पास? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत इन्होंने अपनाई थी। बढ़ते हैं सवाल की ओर, यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? दोस्तों ये कब हुआ था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है दोस्तों, वो रैयत बाड़ी व्यवस्था। कौन था? रैयत बाड़ी व्यवस्था था। रैयत बाड़ी व्यवस्था था, और ये इसकी शुरुआत कब होती है? 1820 में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो दोस्तों वो था अलेक्जेंडर रीड था। कौन था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा महलवाड़ी जिले में
इसे लागू किया गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो दोस्तों अरावली और विंध्याचल है ना, इसके बीच कौन सा पठार स्थित होगा? वो कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार जो है इसके बीच में स्थित है, मालवा का पठार। पंजाब हिमालय कह रहा है कि पंजाब हिमालय, दोस्तों आपको पता है कि पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा? सतलुज और सिंधु के बीच में क्या है? तो पंजाब हिमालय एक का 4 हो जाएगा। कुमायूं हिमालय दोस्तों हम बात करें तो ये कौन होगा? सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय का दोस्तों हम बात करें तो वो कौन सा होगा? काली और तीस्ता। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है, या यहाँ के बीच में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोद के रूप में जमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं करेबा। क्या बोलते हैं? इसे करेबा के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? दोस्तों बुग्याल शब्द जो है, एक होता है बुग्याल, एक होता है पयाल, ठीक है। एक होता है बुग्याल, एक होता है पयाल। तो किसको निरूपित करता है दोस्तों? ये आप क्या है? तो घास के मैदान, ही दोनों क्या है? घास के मैदान को ये डिनोट करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पटकाई बूम की पहाड़ी हो जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। अगला दोस्तों क्या आपके पास कौन सा? नागा। उसके बाद कौन सा होगा? तीसरा मणिपुरी। और चौथा कौन सा हमारे पास हो जाएगा? तो मिजो, ठीक है। कौन सा होगा? मिजो की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कि पूर्व के किस राज्य को मेलेशियस बेसिन कहते हैं? तो उत्तर पूर्वी के किस राज्य को हम लोग मेलेशियस बेसिन के नाम से जानते हैं? तो उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका नाम है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम को हम लोग मेलेशियस बेसिन के नाम से जानते हैं। और इसमें एक चिराव भी है यहाँ पे, चिराव, इसे भी आप देखेंगे जिसका संबंध किससे है? तो मिजोरम से है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी पश्चिमी घाट में है। कार्डेमम पश्चिमी घाट में है। जबकि नलामलाई और जो जवादी पहाड़ी है, यह कहाँ पर हो जाएंगे आपके पास? तो पूर्वी घाट में हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें से किस पहाड़ी के आपस में मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है? नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है? जनजाति। वो कौन सा है दोस्तों? एक है कौन सा हमारे पास? तो टोडा जनजाति। कहाँ पे? टोडा जनजाति जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बहु विवाह विवाह की पद्धति इसमें अपनाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों गुजरात में काठियावाड़ तट है, बिल्कुल सही दे रखा है। महाराष्ट्र में कोंकण तट है, ये भी सही दे रखा है। कर्नाटक में मलाबार तट है, ये भी सही दे रखा है दोस्तों। जो केरल है दोस्तों, यहाँ पे कोरोमंडल नहीं होगा। केरल में क्या होता है दोस्तों? मालाबार तट होता है। कहाँ पे? केरल में मालाबार तट होता है। जबकि हम बात करें कोरोमंडल दोस्तों कहाँ पे है? तो आपको तमिलनाडु में आपको जो है देखने को मिल जाता है। और दीघा घाट दोस्तों कहाँ पे? दीघा घाट ये आपके वेस्ट बंगाल में आपको दीघा घाट देखने को मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? दोस्तों यूनेस्को में जो भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो दोस्तों कितने हैं? टोटल 15 अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है, ठीक है। और 15वां दोस्तों कौन सा है? तो गरबा, ठीक है। 15वां कौन सा है? गरबा जो है ये कहाँ के? गुजरात का है, जिसको आपको अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। लास्ट सवाल है कि कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था दोस्तों, वो कब? 2017 में से शामिल किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए डेट नंबर 6 को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से बहुत ही हेल्पफुल मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।